हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? देखिए, हाल जो है इस वक्त लगभग हर उस घर का बड़ा विचित्र बना होगा जहां आज से शुरू होने वाले बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे मौजूद हैं। मुझे लगता है बनारस की बोर्ड एग्जाम्स का जो माहौल होगा घरों में, वो खौफ आजकल पेरेंट्स में ज्यादा दिखने लगा है ना। एक तो भैया ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स शुरू पहले हो जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि खत्म भी पहले होते हैं ये, पर यूपी और आईसीएसई के पहले जो शुरू होते हैं ना, क्या ही बोलूं बनारस, मैं खुद गुजर चुकी हूँ इससे। अगर अपनी बात करूं तो वो टाइम ही अलग था। मुझे तो एग्जाम्स में अपीयर होने से ज़्यादा डर एग्जाम्स देने के बाद अपने पापा को क्वेश्चन पेपर दिखाने का होता था। ही वॉज लाइक कि कितना सही था कितना गलत। वो प्रेशर जो होता था वो हाई लेवल का होता था बनारस। पता है, जनरली जो 90% स्टूडेंट्स हैं वो यही सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स आखिर क्यों वरीड हैं। तो भैया, टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, उन्हें आपकी फिक्र है, प्यार करते हैं वो आपसे। उन्हें कहीं ना कहीं ये चिंता है कि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा प्लेसमेंट होगा। तो उनका सोचना तो कहीं से भी गलत नहीं है बनारस। बट हाँ, ये भी बात बिल्कुल सच है कि मार्क्स हमारा फ्यूचर कभी नहीं डिसाइड कर सकते। हो सकता है कि एग्जाम्स में अच्छे नंबर ना स्कोर कर पाएं, लेकिन फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि वही शख्स कुछ बड़ा कर जाए। और वैसे भी ये तो जग जाहिर हो चुका है, और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है कि द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम, है ना। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी कि जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीड द रेस्ट। जो होगा अच्छा होगा। अगर रिजल्ट्स फेवर में हुए तब भी और नहीं हुए तब भी, पेरेंट्स की ब्लेसिंग साथ है आपके तो बस बहुत अच्छा कर सकते हैं। यकीन मानिए, अपना बेस्ट देकर आइए, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, वो जो करेंगे बेहतरीन करेंगे। और देखिए, आपने चाहे कोई भी स्ट्रीम ली हो, आइदर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, कुछ सोच समझ कर ही ली होगी, तो आगे उसे कैसे मैनेज करना है ये सोचिए। एग्जाम्स का क्या, एग्जाम्स तो आते जाते रहेंगे। वैसे बनारस, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां लोग 11th और 12th में जो स्ट्रीम चूज करते हैं उसे आगे कंटिन्यू नहीं करते, जस्ट लाइक मी। जी हाँ, मेरी स्ट्रीम कॉमर्स थी, बट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही मेरा पत्रकारिता और जनसंचार में है। मेरा तो केस ही अलग था बनारस। मुझे तो शुरू से ही कुछ अलग करना था। आई गेस 5th और 6th स्टैंडर्ड से ही मैं रेडियो सुन रही हूँ और मुझे लगता था कि मुझे भी ऐसा बोलना है, मुझे भी आवाज़ की दुनिया में जाना है। उस वक्त खैर इतनी समझ तो थी नहीं, बट यस, धीरे धीरे वक्त के साथ इरादा पक्का होता गया कि यस, मुझे यही करना है। उस वक्त मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं कोई और स्ट्रीम ले पाऊं, इसलिए कॉमर्स चूज किया था। एनीवेज, आज बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले सभी स्टूडेंट्स को बस यही कहूंगी कि कामयाबी के पीछे मत भागिए, काबिलियत के पीछे भागिए। और कोई और भी है जो ये कहता है, बाबा रणछोड़दास बिल्कुल सही कहते थे, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी छक मार के पीछे भागेगी। बिल्कुल। स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी विद सरा। आई विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू लिसनर्स नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 7:05। तारीख है आज 15 फरवरी 2024 और दिन है आज गुरुवार का। तो चलिए फटाफट से इस सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसके बाद मोदी जी ने मंदिर में मौजूद मूर्तियों की पूजा और आरती की। प्रधानमंत्री जी ने इस मंदिर की आधारशिला 2018 में रखी थी। मंदिर को भारत और यूएई के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ये मंदिर स्वामी नारायण मंदिर 27 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर को बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने बनाया है। मंदिर के निर्माण पर 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दुनिया भर में BAPS संस्था के 1200 से ज्यादा मंदिर हैं। अहमदाबाद और दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर इसी संस्था ने बनाया है। इसके अलावा अमेरिका, अटलांटा, ऑकलैंड, लंदन, सिडनी में भी भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही काशी शब्दोत्सव आज से शुरू हो रहा है। जी हाँ, इस 4 दिवसीय समारोह का उद्घाटन केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे करेंगे। पहले दिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान दृष्टि विषय पर चर्चा होगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता संस्थान में बीते रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में ये जानकारी कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर हरेंद्र राय ने दी थी। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन काशी विद्यापीठ में राम राज्य विकसित भारत विषय पर परिचर्चा होगी। वहीं तीसरे दिन
लोकानुकंपाए विकसित भारत नामक सत्र केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान सारनाथ में तथा समापन सत्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। इसके साथ ही बीएचयू में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की धूम रही। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कुलपति ने कहा कि महामना ने जिन विचारों और मूल्यों के साथ विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी, हमें उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से छात्रों द्वारा बनाई गई झांकियां निकलनी शुरू हुई तो जहां खड़ा था वहीं रुक गया और अद्भुत झांकियों का अवलोकन करने लगा। वाकई सोशल मीडिया पर पिक्चर्स देखकर जब मन इतना खुश हो गया है तो वहां मौजूद लोगों को तो और बेहतरीन अनुभव हुआ होगा बनारस, है ना। और बता दूं कि बीएचयू की स्थापना 1916 में वसंत पंचमी के ही दिन हुई थी, इसलिए हर साल यहाँ इस दिन भव्य झांकियां निकाली जाती हैं। कैंपस में करीब 3 किलोमीटर तक झांकियां निकाली जाती हैं। इसके साथ ही भारत में 37 डॉपलर रडार का नेटवर्क सेट हो गया है, जी हाँ, जिससे अब मूवमेंट्स ट्रैक होगा और प्राकृतिक आपदा से बचाव में बड़ी मदद मिलेगी। हिमालय की पहाड़ी पर तबाही मचाने वाली बारिश को अब 3 से 4 घंटे पहले ही ट्रैक किया जा सकता है। क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने से 3 घंटे पहले वार्निंग मिल जाएगी। इससे पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग जैसी तबाही से लोगों को बचाया जा सकेगा। 2013 में उत्तराखंड की त्रासदी के बाद भारत में पहली बार इस तरह का नेटवर्क तैयार कर लिया गया है। ये नेचर में उमड़ धुमड़ कर रहे बादलों की हरकतें बताने का काम करेगा। इसके लिए पूरे भारत में 37 से ज्यादा डॉपलर रडार का नेटवर्क सेटअप कर लिया गया है। साल 2030 तक कुल 86 रडार लगाने का टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही वाराणसी परिक्षेत्र के युवा भारतीय सेना का अग्निवीर के रूप में बनने के लिए बीते 13 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुका है। जी हां, आवेदन करने के लिए युवाओं के पास 22 मार्च 2024 तक का समय होगा। जानकारी के मुताबिक वाराणसी परिक्षेत्र में मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर और वाराणसी जिला आता है। अग्निवीर बनने के लिए 17 साल से 21 साल के युवक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप हेल्प ले सकते हैं। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 15th of February। ईयर 1903 में पहली बार मॉरिस मिक्टॉम ने अपनी दुकान में खुद से बनाए गए 2 सॉफ्ट टॉयज पेश किए जिन्हें टेडी बियर का नाम दिया गया। ईयर 1967 में भारत में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए। आज ही के दिन भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1976 में की गई। ईयर 1991 में इराक ने कुवैत से हटने की घोषणा की। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा को साल 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। अब बर्थडेज की बात की जाए बनारस, तो आज है फिल्म डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर का बर्थडे। जी हाँ, साल 1964 में ये पैदा हुए थे और आज ही के दिन साल 1921 में भारतीय इतिहासकार और लेखक राधा कृष्ण चौधरी का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए तो आज है वर्ल्ड हिप्पो डे। जी हाँ, जो हर साल हिप्पोपोटामस के लिए इनके विलुप्त होने को रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या आप जानते हैं कि हिप्पो अर्धजलीय है जो उप सहारा अफ्रीका के मूल निवासी हैं। वर्ल्ड हेवीएस्ट एनिमल्स में से एक हिप्पोपोटामस हाथी और गैंडे के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी बनाता है। माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति के बाद तीसरा सबसे बड़ा वेहेपोमॉर्फा नामक अर्धजलीय जानवरों के समूह से ही हुआ था। ये समूह बाद में लगभग 54 मिलियन वर्ष पहले 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। पहली शाखा, जिसमें व्हेल और डॉल्फिन शामिल हैं, विकसित होकर पूर्ण जलीय
सीतासियन बन गई, दूसरी शाखा एंथ्राकोथेरस बन गई जो हिप्पो की करीबी पूर्वज थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी बनारस, देखिए बीइंग अ गर्ल मुझे ना उन तमाम महिलाओं और बेटियों को देखकर बहुत खुशी मिलती है जो आज के इस दौर में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर देश की हर नारी ने संस्कृति का रूप निखारा है वाकई। और आज जो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं वो हैं सेवापुरी ब्लॉक की प्राकृतिक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाली एक महिला किसान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुमन देवी के बारे में। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं सुमन देवी बनारस की रहने वाली हूँ। मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप से मैं हूँ। प्राकृतिक खेती की ट्रेनर भी हूँ। मैं श्री अन्न पे काम करती हूँ जो मोटे अनाज होते हैं। गरीब महिलाओं की आय को कैसे बढ़ाई जा सकती है, छोटे छोटे यूनिट लगाकर घर पे ही उत्पाद को तैयार एवं उसकी पैकेजिंग करवाती हूँ। स्वयं सहायता समूह के नाम पर अपने उत्पाद को बाजार तक पहुँचाती हूँ। अभी मैं काऊ एंड पेंट के प्लांट लगाने वाली हूँ जो गाय के गोबर से पेंट बनता है। इसके लिए मैं महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हूँ। इस कार्य के लिए मुझे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है और ये मैं सभी को संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं को गांव के ही बीच में कैसे मैं रोजगार से जोड़ रही हूँ और उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हूँ। पहले तो मैं भी गांव की महिलाओं की तरह भी घर में चूल्हा चौका करती थी। आज हमारी महिलाएं चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं, वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमने महिलाओं को इकट्ठा किया, उन्हें छोटे छोटे रोजगार से जोड़ा और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कठिन परिश्रम भी किया। मैंने खुद भी किया और उनको बताया। आज महिलाएं सभी हमारे साथ खड़े होकर के जो भी मेरा काम होता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मैं छोटे छोटे रोजगार की जो बात आती है तो मैंने उन्हें बकरी पालन, गाय पालन और ये सारी योजनाओं से जोड़ रही हूँ। पशु विभाग से मैंने उनको लोनिंग कराया, छोटी छोटी मदद मैं करती हूँ। उद्यान विभाग से बीज हो गया, उनका सपोर्ट होता है वो मैं लेती हूँ। सभी महिलाओं को योजनाओं के बारे में बताती हूँ। कृषि विभाग की जो भी योजनाएं होती हैं वो अपनी महिलाओं तक पहुंचाने का मैं कार्य करती हूं। उन्हें जो भी लाभ होता है उन्हें पूरा दिलवाती हूं। और उद्यान विभाग, कृषि विभाग, ये सारे जो विभाग हैं इनका हम सारी महिलाओं के साथ सपोर्ट रहता है। हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए FAO, नमामि गंगे FAO में देना स्टार्ट किया, जो कि हम लोगों का जो मूल्य होता है सही मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन देवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बनारस, आज ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीवन और सामाजिक ताने बाने को कथाओं में ढालने वाले मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही, जो कि वाराणसी जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर वाराणसी आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पांडेपुर चौराहे से करीब 5 किलोमीटर पर स्थित है। जी हाँ, ये रास्ता पूरा होने पर जैसे ही गोदान के होरी धनिया, फूस की रात के हल्कू जैसे किरदारों के जनक मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही का प्रवेश द्वार आता है, उनकी छाप महसूस होने लगती है। बनारस, बता दूं आपको कि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का गांव लम्ही महज एक गांव नहीं है, यहाँ कथा सम्राट की कहानियों का तिलिस्म भी है। ईदगाह के हामिद का चिमटा, गोदान का होरी और नमक का दरोगा का नायक सब लम्ही की उस लाइब्रेरी में अपनी शिद्दत के साथ मौजूद हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों जैसे ही है उनके गांव की कहानी। उपन्यास सम्राट की अमर कहानियों के बीच उनके बचपन की झलक दिखाता एक गिल्ली डंडा भी। सच ये है कि लम्ही की पहचान प्रेमचंद हैं और उनकी कहानियों का मर्म यहाँ की आबो हवा में घुला है। लम्ही गांव में मुंशी प्रेमचंद स्मारक स्थल पर प्रेमचंद स्मारक
न्यास लम्ही की एक लाइब्रेरी है। मुंशी जी के उपन्यासों कहानियों की ये लाइब्रेरी सिर्फ एक पुस्तकालय तक ही सीमित नहीं है। कोशिश है कि न केवल उनकी किताबों को पढ़ा जाए बल्कि प्रेमचंद जी को समझा जाना चाहिए। बचपन में मुंशी प्रेमचंद अक्सर दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेला करते थे। ये उनका पसंदीदा खेल था। इस लाइब्रेरी में मौजूद गिल्ली डंडा उनके बचपन के इसी पहलू को दिखाता है। इसी तरह यहाँ रखी पिचकारी भी उनके होली के त्योहार से जुड़े रहने का एहसास कराती है। भला ईदगाह कहानी के हामिद के चिमटे को कौन भूल सकता है। हामिद ने खिलौनों के बजाय इसे अपनी दादी के लिए खरीदा था। मानवीय संवेदना, पारिवारिक मूल्यों के उसी भाव को दर्शाता है यहाँ रखा चिमटा। यहाँ उपलब्ध किताबों की लंबी फहरिस्त में वो जमाना भी है जिसे अंग्रेजों ने जला दिया और वो समर यात्रा भी इसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। तो कभी उस रूट पर जाना हुआ तो लम्ही जाइएगा जरूर, बहुत सुकून मिलेगा बनारस, यकीन मानिए। और वैसे भी सुकून से बड़ा दुनिया में है ही क्या, और बनारस में हर कोने में सुकून ही तो है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे गोरखपुर केंद्र से। सुनाओ, दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। सी यू एट 8:45, बाय बाय।